ऐसे स्टूडेंट जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जो सितंबर 2026 में सीटेट देने जा रहे हैं आप, उसके लिए सीडीपी के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। आज हम लोग कंसेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ करेंगे। इसमें कंसेप्ट भी रहेगा और इसका ट्रिक भी है। दोनों के साथ जो है आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मात्र एक ही वीडियो से ही आप पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कहीं पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे एग्जाम में जाइए और 30 में 30 नंबर मार्क करके आ जाइए। सबसे जो है अहम स्कोर वाला है। आइए क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक शिक्षक पढ़ाते समय छोटी प्रश्नोत्तरी लेता है, एक शॉर्ट जो है क्विज लेता है और परिणामों के आधार पर अपनी शिक्षण विधि में बदलाव भी करता है। यह किसका उदाहरण है? क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। पहला ऑप्शन है सबमेटिव असेसमेंट, योगात्मक, फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, नॉर्म्स, रिफॉर्म्स असेसमेंट। देखिए, असेसमेंट और इवेल्युएशन बच्चे का एक क्वालिटी है, एक गुण है। सबमेटिव असेसमेंट जो होता है यह वर्ष के अंत में होता है, यह वर्ष के अंत में होता है और एक बार होता है। इसलिए हम बच्चे का जो है ना सही इवेल्युएशन नहीं कर पाते। जब हम बच्चे का सही इवेल्युएशन नहीं करेंगे, ऐसा मेथड जो है क्या होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करते हैं? सीखने सिखाने के दौरान करते, सीखने सिखाने के दौरान करते हैं, उसी के समय करते हैं। तो बच्चा क्या सीखा क्या नहीं सीखा हमें मालूम हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे। स्थान पर निर्धारण, प्लेसमेंट असेसमेंट नहीं करते हैं। मानक संदर्भीकरण, उसको नॉर्म्स नहीं देते हैं, कोई कंडीशन नहीं देते हैं। ये नॉर्म्स होते हैं, कंडीशन होते हैं। ये जैसे ही वाक्य में आपको दिखाई पड़े गलत मार के आना है। आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो हम सीटेट की तैयारी करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं? पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले टॉपिक में हम लोग यही पढ़ते हैं। फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद जो है बच्चे को क्या करते हैं? लर्निंग करते हैं, सिखाते हैं। सिखाने के बाद जो है हम क्या करते हैं? उसका असेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे असेसमेंट की बात है, सीखने और सिखाने के आकलन की बात है। तो इसका सबसे सुटेबल बी सही। क्वेश्चन नंबर जो है आपको मिला दूसरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड मिला। करा है अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या, पर्पज है, ये बताना है। पहला दिया है विद्यार्थियों के रैंक बनाना। देखो, रैंक बनाने की बात आएगी, उपलब्धि प्रमाणित करना, जो उसका अचीवमेंट है उसको हम क्लेरिफाई करेंगे। अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, जहां पे अधिगम की जो प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म करेंगे, सही होगा। विद्यालय की तुलना करना, हम एक विद्यालय का दूसरे विद्यालय से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि ये विद्यालय अच्छा है, ये विद्यालय। बच्चा जो है सीख रहा है तो हम विद्यालय की तुलना नहीं करते। तो इसका जो ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड, एक विद्यार्थी भिन्नों को हल करते समय बार बार त्रुटियां करता है। एक स्टूडेंट है जो भिन्न को सॉल्व करना है ना, तो बार बार एरर कर रहा है।
शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उस शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला है अधिगम में गृह कार्य देना, होमवर्क देना चाहिए। तो होमवर्क देने से बच्चे के जो एरर है वो गलत दूर नहीं होगा। त्रुटियों की प्रकृति की पहचान करना, ठीक है। बार बार जो त्रुटियां कर रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे? बच्चों के त्रुटियों की पहचान करना, और इसी को कहते हैं डायग्नोसिस टेस्ट। इसका नाम है निदानात्मक परीक्षण। जहां पे बच्चे का हम गलतियों की पहचान करेंगे, वो कहलाता है डायग्नोसिस टेस्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे? रिमेडियल करते हैं। रिमेडियल का मतलब यह होता है कि उसकी गलतियों का पता लगाने के बाद हम उसमें सुधार करते हैं। तो सुधार की बात जो है यहाँ पे निदानात्मक करेंगे। कम अंक लाना है, बच्चे को हम लर्निंग करते हैं, सिखाते हैं, अंक की बात यहाँ पे नहीं करते। नियम को याद कर देंगे, नियम को हम क्या करेंगे? उसे रोट करवा देंगे, लर्न करवा देंगे। तो याद करवा देने की बात सीटेट हमेशा गलत मानता है। ऐसा ऑप्शन ही गलत होता है। तो आपको इसमें जो मिला आंसर, वो कौन सा मिला? सेकंड ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर आपका 4th क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। जिस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है, 3 लेवल के क्वेश्चन दिए हैं, सिंपल, मॉडरेट, बढ़िया से क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप इसको कर लेंगे, इससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, कौन सी आकलन प्रक्रिया समावेशी शिक्षा को सर्वाधिक समर्थन करती है? समावेशी शिक्षा का मतलब पहले क्या होता है? जिसमें नॉर्मल और स्पेशल स्टूडेंट, नॉर्मल और स्पेशल स्टूडेंट दोनों एक साथ सीखते हैं, उसी को कहते हैं अब जो है यहां पर है सभी के लिए एक कठोर परीक्षा। ऐसा परीक्षा जो टफ हो, टफ टफ क्वेश्चन देना है, ऐसी कोई बात नहीं। जो आपके सीटेट का पेपर होता है, टफ नहीं देता है। आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक अंडरस्टैंडिंग चाहता है, आपकी समझ है कि नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप बिना पढ़े भी पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक कठोर परीक्षा, देखो यहाँ पर देखो एक शब्द याद कर लो, ये केवल, जिस ऑप्शन में आ गया वो ऑप्शन गलत। आकलन के लिए अनेक माध्यम मीडियम हो सकते हैं। विद्यार्थी की सार्वजनिक रैंकिंग करना, ठीक है, उसकी रैंकिंग करना स्टूडेंट की। तो देखो पहले क्या होता था, जब बच्चे मेडिकल आईटी सब जाते थे 12th के बाद, तो जो सीनियर होते थे फर्स्ट ईयर वालों का रैंकिंग कर, या जो थर्ड ईयर के होते थे सेकेंड ईयर वालों की रैंकिंग करते थे। हंसी मजाक यही सब होता था। इस तरह से रैंकिंग जो है, कई बच्चों ने इसकी आपत्ति उठाया, आपत्तिजनक बातें कहा, इस वजह से इसे अब बैन कर दिया गया। तो इसलिए आकलन का अनेक माध्यम हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पोर्टफोलियो क्या है? पहले तो हम पोर्टफोलियो किसे कहते हैं? पोर्टफोलियो में जो बच्चा होता है, बच्चे के सालों भर का रिकॉर्ड रखते हैं, बच्चे के सालों भर का रिकॉर्ड रखते हैं। पॉलीबैग भी कहते हैं इसे, इसे पॉलीबैग भी कहते हैं। बच्चों के सालों भर का रिकॉर्ड होता है, वही होता है। कौन सा सालों भर का रिकॉर्ड? बच्चे के सालों भर का रिकॉर्ड मतलब स्कॉलिस्ट और को स्कॉलिस्ट। स्कॉलिस्ट शैक्षणिक, इसे स्कॉलिस्ट कहते हैं। को स्कॉलिस्ट का मतलब होता है सह शैक्षणिक। को स्कॉलिस्ट है शैक्षणिक, ये क्लास के अंदर होता है, इन द क्लासरूम होता है, ये आउट ऑफ द क्लासरूम।
क्लास के अंदर पढ़ाई लिखाई समझ की बात होती है। बाहर जैसे कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, पढ़ने में कमजोर है, लेकिन वो गाना गाने में अच्छा है, डांस करने में अच्छा है, परफॉर्मेंस है, खेलने में अच्छा है, तो वो जो होता है को स्कॉलिस्ट कहलाता है। तो इस प्रकार के रिकॉर्ड जो है बच्चे के रखे जाते हैं। इसी का क्या उपयोग होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले में देखो एक वर्ड रट लो, केवल। एक वर्ड आप हमेशा बताइए रखिए, केवल। किस ऑप्शन में केवल आएगा, यानी वनली आएगा, ये ऑप्शन हमेशा गलत हो। एक वर्ड रट लो आप। देखो केवल की बात आ रही तो हम हटा देंगे क्वेश्चन को। समय के साथ प्रगति दर्शाता है, हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देख लें, शिक्षक के निर्णय को समाप्त करना। जो शिक्षक का डिसीजन है उसको फिनिश करना, ये जो है पोर्टफोलियो में नहीं। फिर देखो यहाँ पर केवल की बात आएगी, ये नहीं होगा। इसका आपको सबसे सुटेबल कौन सा ऑप्शन मिला, बी मिला। इस तरह से हम लोग कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, और सीटेट जो है आपको समाप्त हो। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, देखो डायग्नोसिस असेसमेंट अभी बताए थे। नैदानिक परीक्षण वो टेस्ट होता है जिसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा के कठिनाइयों का पता लगाते हैं, बच्चे के त्रुटियों का पता लगाते हैं। जहां पे बच्चे के गलतियों का पता लगाते हैं वही होता है डायग्नोसिस टेस्ट। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद रिमेडियल करते हैं, हारते हैं। कौन करेगा, टीचर करेगा। तो यहां पे देखिए, प्रमाण पत्र देने के लिए है या कोई सर्टिफिकेट अवार्ड देने के लिए है, नहीं। देखो यहां लिखा अधिगम कठिनाइयों की पहचान कर, यहां भी लिखे हैं पहचान करना, पता लगाना, यही है। यहां पर फिर रैंकिंग की बात आ गई है, मॉनिटर की बात आ गई है। देखते थे क्लास में एक मॉनिटर होता था, हेड होता था वो क्लास का। तो इस तरह से ऐसी मॉनिटर के लिए कोई बात नहीं, और रैंकिंग के लिए बात नहीं। जो डायग्नोसिस टेस्ट है, डायग्नोसिस टेस्ट में बच्चों के एरर, कठिनाइयों की, रिक्तियों का पता लगाते हैं। कभी कभी देता है बच्चे के रिक्तियों का पता लगाते हैं, ये भी सही है, यही है, रिक्तियों का पता लगाते हैं। रिक्तियों का पता लगाना, खालीपन का पता लगाना, यही है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे इस तरह से, यही करना। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर आया। क्वेश्चन नंबर जो है 7 देखो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 भी दिया हुआ है, पढ़ेंगे। कह रहा है अधिगम के लिए कौन सी प्रतिक्रिया सबसे प्रभावी है, इफेक्टिव। अधिगम के लिए कौन सी प्रक्रिया जो है सबसे इफेक्टिव है, सबसे प्रभावी है, यही पूछ रहा है। पहला है गलत है, गलत तो शब्द ही सही है। जहां पे गलत है वो गलत ही है। अच्छा है, बहुत अच्छा। दूसरा देखो, तुम्हारा विचार सही है लेकिन दूसरे चरण को अधिक स्पष्ट समझाओ। एक टीचर कहेगा कि आपकी बच्चे विचारधारा ठीक है, जो बता रहे हो उस बात से सहमत है, लेकिन उसके अगला वाला स्टेप भी हमें क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो। तो बच्चा फिर उसे कंसेप्ट को क्लियर करेगा। ये सबसे एग्जाम्पल है, तुम इस विषय में कमजोर हो। कमजोर बनने का मतलब होता है वो गलत है। किसी बच्चे को हम इस तरह से नहीं बोल सकते, निगेटिव शब्द हम बच्चों को नहीं बोल सकते। शब्द में बहुत बड़ी पावर है, किसी भी बच्चे को हम निगेटिव शब्द नहीं बोलते। जब भी पॉजिटिव, उसको बच्चे को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव शब्द बोलेंगे। और ऐसा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं कि इनको हम कैसे पढ़ाते हैं। इसके बाद देखो,
देखो, शिक्षक विद्यार्थियों के दिए गए मानदंडों के आधार पर जो उसका मानदंड है, अपने कार्य का आकलन करने को कहता है। यह क्या है? देखो, बच्चा अपने कार्य का आकलन कर रहा है। अपने कार्य का आकलन का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं। अपने कार्य का जो आकलन होता है वो क्या होता है? सेल्फ होता है, स्वयं होता है। ठीक है बात? देखो, यहाँ पर पीयर है, सहपाठी है। सहपाठी से भी बच्चा सीखता है, ऐसी बात नहीं है। ये भी जहां पर आएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें एक सही होगा तो दूसरा सही नहीं होगा। पीयर जहां पर आता है वो भी सही होता है, लेकिन बच्चे के लर्निंग के समय होता है। बच्चा यहाँ पर अपने कार्य का असेसमेंट कर रहा है, आकलन कर रहा है। तो सेल्फ देखो आया है, स्वयं का आकलन, ये सही होगा। समेटिव असेसमेंट गलत होगा। एक्सटर्नल बाय असेसमेंट, इसका सबसे सुटेबल आएगा स्व आकलन, खुद का आकलन। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखा। जरा इस क्वेश्चन को देखिए और ऐसे सवाल आपके पेपर में खूब। पहला दिया हुआ है रचनावादी दृष्टिकोण। देखो, हमें यही नहीं समझ में आता कि दृष्टिकोण क्या होता है। दृष्टि माने देखना और कोण माने नजरिया, यानी देखने का नजरिया। देखने का नजरिया क्या है? आंख तो सबके पास है, लेकिन सबके देखने का नजरिया है। इसी को कहते हैं आइडियोलॉजी, विचारधारा। जिसकी जो विचारधारा होती है, जो दिमाग में है, वही उसके व्यवहार में दिखाई पड़ता है, दृष्टिकोण में दिखाई पड़ता है। दृष्टिकोण का मतलब ही यही होता है कि आपकी आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी जो होती है, जो विचारधारा होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। इसीलिए हर विचार व्यवहार भी अलग अलग होता है। लोगों की आइडियोलॉजी अलग है, व्यवहार अलग है। कुछ चीजें पसंद है, कुछ चीजें नहीं पसंद है। ये होती है हर व्यक्ति की आइडियोलॉजी। अब यह आइडियोलॉजी, संरचनावादी का मतलब होता है बच्चा जो है अपना सेल्फ कंस्ट्रक्ट, सेल्फ कंस्ट्रक्ट द नॉलेज। रचनावादी ये कहता है कि चाइल्ड है सेल्फ कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, यानी बच्चा अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है। रचनावादी का मतलब ही होता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है। तो यहां पर इस दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सबसे, देखो यहां पहले ही आ गया, इस बात को तो नकार देंगे। अधिगम प्रक्रिया और तर्क को भी आकलित किया जाना चाहिए। देखो, जहां पर लॉजिक आएगा, रीजनिंग आएगा, वो ऑप्शन क्या होगा? हमेशा सही होगा। लॉजिक देगा, रीजनिंग देगा, कोई चीज आपने रखा, उसके बारे में आप लॉजिक दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि नहीं ये ऐसे हुआ, वो ऑप्शन हमेशा सी टाइप में सही होता है। यहाँ पे रटने को प्रमुखता देना, रट रहा है, गलत हो जाएगा। त्रुटियों के लिए हमेशा पनिशमेंट दे रहा है, पनिशमेंट देना भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन आएगा अधिगम प्रक्रिया और तर्क को बढ़ावा देना। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी आकलन प्रश्न के कई संभावित, किसी प्रश्न के कई उत्तर हैं, इसको कहते हैं ओपन इंडेड क्वेश्चन। ऐसे को हम ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, खुले अंत वाला प्रश्न। इसमें बच्चे को खुला छूट है कि अपनी विचारधारा को प्रस्तुत, इसीलिए इसे ओपन एंडेड प्रश्न कहते हैं। तो शिक्षक को मुख्यतः किसकी जांच करनी चाहिए? शिक्षक को क्या जांच करना चाहिए? उसकी हैंड राइटिंग की, तर्क की और औचित्य की,
जो वो तर्क दे रहा है किस तरह से दे रहा है, इसकी जांच करनी चाहिए। केवल की गति की और स्मरण की, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन आएगा बी, बी फॉर। इस तरह से सीडीपी के जो क्वेश्चन है ना, बिना पढ़े आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे के लिए आप दोनों इंस्टीट्यूट जुड़े रहिए। आइए देखें, एक लेवल का सवाल यहाँ पे है, दूसरा है जो है थोड़ा सा आपको थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है रीजनिंग टाइप के, 3 टाइप के, एक लेवल, उससे दूसरा लेवल और उससे तीसरा लेवल। तो अब ये जो है दूसरे लेवल के आपके थोड़ी सी थिंकिंग वाले क्वेश्चन आपको दिखे गए, 10 क्वेश्चन, 11 से लेके 20 तक। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 का, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 11 कर रहा है, शिक्षक पूछता है यदि पौधों को सूर्य का प्रकाश न मिले तो क्या होगा। ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, ये कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये बच्चा खुद जो है तर्क करेगा, रीजनिंग करेगा, सोच। तो दूसरे लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए गए। यह प्रश्न मुख्यतः किसे बढ़ावा देता है, रिकाल स्मरण के नहीं, पूर्वानुमान एवं, देखो यहाँ पे लिखा है तर्क करना, पूर्वानुमान, लॉजिक लगाना, ये सही होगा। कॉपी करने ला, किसी की नकल कर लेना, यांत्रिक मैकेनिकल लर्निंग कर लेना। एक मैकेनिकल लर्निंग का यही मतलब होता है, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो लर्निंग होता है वो मैकेनिकल लर्निंग होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पूर्वानुमान और तर्क लगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 दिया, कौन सा कक्षा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को सबसे अधिक बढ़ावा देता है। वो कौन सा क्वेश्चन है जो आलोचनात्मक चिंतन को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है। लोकतंत्र की परिभाषा बताओ, भारत की राजधानी बताओ। तो सभी बता देंगे भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। कुछ लोग कहीं और भी बता सकते हैं। भारत की राजधानी कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, बता दिया। इससे बालक जो है क्या हुआ, रटा हुआ है, पहले से उसके दिमाग में है। हमें ऐसे चीज देना है जो क्वेश्चन दीजिए, बच्चा वहां पे खुद सोचे। इसीलिए देखिए, पढ़ते हैं सभी लोग, लेकिन वहां क्वेश्चन आपको नया मिलता है, आप सोचते हैं, इसलिए टाइम किल होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम वो 2.5 घंटे में कर नहीं पाते हैं, लेकिन आगे जब कंपटीशन में जाओगे तो और चैलेंजिंग है। इसलिए अभी सीटेट में गलीमत है, आप पास हो सकते हैं आसानी से। देखो, तो लोग एक ही घटना की अलग अलग व्याख्या करते हैं। घटना तो एक ही है, अब व्याख्या जितने लोग हैं उतने अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। इसका मतलब सबके सोचने का जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो अलग अलग है। परिभाषा को दोहरा देंगे, रिपीट कर देंगे, रिपीट करना गलत। इसका ऑप्शन जो है सी सही हो। ठीक है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी है। ये क्वेश्चन कैसे हैं, क्लोज्ड इंडेड वाले क्वेश्चन। क्लोज्ड इंडेड वाले वो क्वेश्चन होते हैं जिनके फिक्स आंसर आते हैं। ओपन इंडेड वाले क्वेश्चन वो होते हैं जिसके अनेक आंसर आते हैं। तो यहाँ पर ये ओपन इंडेड का क्वेश्चन है, और ये तीनों किसके हैं, क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1330 करा, एक बच्चा अप्रत्याशित उत्तर देता। अप्रत्याशित, अप्रासंगिक, जो क्लास में नहीं बोलना चाहिए, कुछ ऐसा उत्तर दिया वाला, लेकिन तार्किक तर्क प्रस्तुत करता है। ठीक है, अप्रत्याशित उत्तर देता है लेकिन तार्किक तर्क प्रस्तुत करता है। शिक्षक को क्या करना है? एक बच्चा है, अप्रत्याशित उत्तर देता है, लेकिन उसका लॉजिक जो है तर्क देता है। क्या करना चाहिए, तुरंत अस्वीकार कर देना, तुरंत इमिडिएटली, तुरंत जो है रिजेक्ट कर देना चाहिए। रिजेक्ट करना, जो भी बच्चा बुला रहा है, बोल रहा है, उसे आप एक्सेप्ट करिए, फिर उसमें डायग्नोसिस और रिमेडियल लगाइए।
ऐसा नहीं है कि बच्चा जीरो है। कोई भी मानव है, मानव के पास दिमाग है, वो सोचा हुआ है। हाँ, सोचने का नजरिया सबका अलग है। जिस एटमॉस्फियर, जिस वातावरण में है, उसी नजरिए से वो सोच रहा है। इसलिए तुरंत अस्वीकार नहीं करना चाहिए। बच्चे के तर्क को समझना सही होगा। या लॉजिक को अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, पनिशमेंट दे देंगे नहीं, इसकी तो बात ही नहीं पूछना है, केवल की बात आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? दूसरा ऑप्शन आ गया। इसका जो आंसर आया, सेकेंड आंसर आया, दूसरा आंसर आया। क्वेश्चन जो है आपको 144, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग आधारित शिक्षण में त्रुटियों को किस रूप में देखना सबसे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, किलपैट्रिक मेथड है, उसमें सबसे उपयुक्त विधि क्या है? किलपैट्रिक मेथड था असफलता का प्रमाण पत्र। देखो, असफलता जो है ये, हमें बच्चे को असफल नहीं करना है। जिस दिन आपका रिजल्ट नहीं होता होगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आ गया सीटेट का और आपका 1% मान लो नहीं हुआ, उस दिन आपके ऊपर क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी, वो आप जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। दूसरा कोई तो आएगा यूट्यूब पे बकबक करके चला जाएगा, लेकिन उस दिन सोचिए जब आपके रिजल्ट नहीं, आंख के आंसुओं बहने लगते हैं। इसलिए उस दिन से बचने के लिए, आंख के आंसुओं से बचने के लिए हम अपने कंसेप्ट को समझेंगे। चिंतन का प्रमाण देना है और सीखने का अवसर देगा। पहले लर्निंग का उसे अवसर देंगे, फिर चिंतन का भी प्रमाण देंगे, सही होगा। दंड देंगे, पनिशमेंट देंगे, गलत होगा। सहभागिता रोकने का कारण, देखो सहभागिता ये अगर वर्ड है तो सही है, लेकिन उसको रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है, इस कारण से ये पूरा वाक्य गलत होगा। सहभागिता जो है सही है, पार्टिसिपेशन सही है, इंगेज सही है, लेकिन उसको बैन कर रहा है। तो बैन कर रहा है तो इसलिए गलत हो गया। इसका ऑप्शन जो मिलेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए जरा इसका क्या है। कौन सी गतिविधि उच्चतम स्तर की संज्ञानात्मक संलग्नता की मांग करता है? कॉग्निटिव एंगेजमेंट की मांग, कॉग्निटिव एंगेजमेंट की मांग करता है, संज्ञानात्मक जो है जुड़ाव की मांग करता है। पहला है नोट्स और नकल मार लेना, नकल कर लेना, कॉपी कर लेना, गलत बात। याद करना, गलत बात है। तो समाधानों की तुलना करके बेहतर समाधान का समर्थन करना सही होगा। यहाँ पे सूत्र है, फार्मूला है, इसको दोहराना, रिपीट करना भी गलत होगा। तो समाधानों की कंपेयर करेंगे और उसमें बेहतर जो है समाधान का समर्थन करेंगे। कंपेयर करके कभी कभी समस्याएं आपके पास आती है, तो क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं कि कौन नीड्स है, कौन जरूरी है, कौन हमें अभी करना चाहिए, कौन जो है पेंडिंग में डाल देना चाहिए। इसको हम संभाल लेंगे, लेकिन ये काम जरूरी है। वही है कंपेयर करना, और सबसे अधिक संलग्नता इसी में। क्वेश्चन नंबर 16, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। एक शिक्षक दो विरोधी व्याख्यान करता है। एक शिक्षक है तो विरोधी व्याख्यान को एक्सप्लेन करता है, कंट्रोडक्सी वाले वर्ड, और विद्यार्थियों से प्रमाण के आधार पर बेहतर व्याख्या चुनने को कहता है, यह विकसित करता है। एक शिक्षक है जो कंट्रोडक्सी जो है एक्सप्लेनेशन करता है, मे बी ये भी है, ये भी है, कंट्रोडक्सी विकसित करता है। इसका मीनिंग क्या होगा? देखो, रटना अभी बताए थे, जहां रटना आएगा गलत हो जाए। आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक रीजनिंग, आलोचनात्मक तर्क देना ही होगा। इमिटेशन अनुकरण करना, अनुकरण माने होता है एक प्रकार का नकल मारना, और इस दिया किसने है? पीएफ स्किनर ने दिया, पीएफ स्किनर ने दिया हुआ है अनुकरण के द्वारा।
यहाँ पे निष्क्रिय है, पैसिव की बात कर रहा है, वैसे ही गलत होगा। जहाँ पे हम आलोचनात्मक तर्क देंगे, आलोचनात्मक चिंतन करेंगे, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्यार्थी समस्या सही हल करता है लेकिन तर्क नहीं समझा पाता। देखो, प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर ले रहा है, लेकिन जब उससे लॉजिक पूछा जा रहा है तो नहीं बता पा रहा है। कभी कभी आप क्लास में देखेंगे कि ऐसा आएगा सिचुएशन कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देंगे, लॉजिक पूछा जाएगा नहीं बताएंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लॉजिक तो सही बताएंगे लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कि हम कहते हैं ना सर हम कैसे एक्सप्लेन करें। मतलब उनके दिमाग में तो चल रहा है ठीक कुछ, रीजनिंग चल रही है, लॉजिक चल रहा है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे भी होते हैं। तर्क में सार्थक आकलन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्वतः पूर्ण अंक दे देना चाहिए। स्वतः माने स्वयं पूरा का पूरा अंक दे देना चाहिए। पहले अंक देना ही गलत है और पूरा की बात भी तो वैसे भी गलत है। प्रक्रिया के बारे में खोज परख, इंगेज करना, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रश्न पूछना चाहिए। खोज करेगा, ह्यूरिस्टिक मेथड अप्लाई करेगा, इंगेज होगा, बच्चा जो है ना खोजेगा। जब जितना ही खोजेगा ना उतना वो सीखेगा। और तो इसलिए खोज प्रवृत्ति होनी। उत्तर को गलत मान लेना चाहिए, गलत बात है। तर्क को अनदेखा कर देना चाहिए। देखो, अनदेखा मतलब अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। ना बच्चे को इग्नोर करना है, ना उसके लॉजिक जो तर्क दे रहा है उसको इग्नोर करना है। बच्चा जो तर्क दे रहा है उसको रिमेडियल करना है। जो बच्चा लिखा है उस पर विचार करना है, चर्चा करनी है। तो कभी भी इग्नोर नहीं करता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 188 कह रहा है, कौन सी शिक्षक प्रतिक्रिया मेटा कॉग्निटिव का सबसे अधिक? देखो, एक शब्द है मेटा, यहाँ है मेटा कॉग्निटिव। आप सोशल मीडिया में भी देखते हैं ऐसे आता है, चाहे आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहां पे सोशल मीडिया है वो इस तरह से आता है। इसका नाम है मेटा लिखा हुआ है, इसको मेटा लिखा हुआ है। यह मैथ में होता है, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, अनडिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे बच्चे की इनफाइनाइट सोच विकसित करना है, जो उसका थिंकिंग पावर है इनफाइनाइट करना है, अनंत करना है। तो बढ़ावा देने के लिए आप क्या करेंगे? पहले बस याद करवा देंगे। याद करवाने से उसकी थिंकिंग पावर तो होगा नहीं। तुमने कौन सी रणनीति अपनाई और वह क्यों काम की, ठीक है ना? ये हो सकता है। समाधान का नकल कर लो, जो समाधान है उसका क्या करो, नकल करो। अपनी विधि मत बदलो, यानी अपना जो है जो मेथड है उसको चेंज मत करो, यानी फिक्स रखो। जहां पर फिक्सेशन की बात कहेगा वो गलत होगा। दुनिया हमेशा डायनामिक है, चेंजेबल है। कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। हमेशा डायनामिक है। इसलिए ऐसी विधि को अपनी विचारधारा का इसका आएगा बी। तुम कौन सी रणनीति अपनाई और वह कौन सा रणनीति? ये आपके क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जब विद्यार्थी एक ही समस्या के अलग अलग समाधान प्रस्तुत करता है तो शिक्षक को मुख्यतः समस्या क्या है, एक ही है, और उसका समाधान क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। एक व्यक्ति के समस्या प्रॉब्लम तो एक ही है, लेकिन जो उसका समाधान है वो अलग अलग है। इसके लिए क्या करना चाहिए? केवल शब्द दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। आगे पूछ, रणनीतियों की तुलना एवं चर्चा करनी चाहिए, सही बात है। कई रणनीतियां हैं, उनका कंपेयर करिए, उस पर चर्चा करिए, हो सकता है। एक विद्यार्थी को सही घोषित करना एकदम करेक्ट है। ये बात ही अपने में गलत है कि कोई 100% करेक्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गलतियां हैं, तो सही घोषित कर देना ये भी गलत है। चर्चा से बचना चाहिए, इस वर्ड को याद कर लो, ये जहां पे आएगा गलत हो जाए।
किसी चीज को इग्नोर कर देना चाहिए, बचना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए, ऐसे सीटेट में कभी आएगा तो गलत होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 भी यहां पे दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 भी हम लोग देखते, कौन सा प्रश्न केवल स्मरण के बजाय, देखो यहाँ पे बजाय है, अनुप्रयोग पर बेहतर देना है। ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछ रहा है। देखो बजाय के इधर एक क्वेश्चन है और एक इधर, दो क्वेश्चन है। यहाँ पर बजाय से दो शब्द इसके पहले एक जुड़ा हुआ है और एक इसके बाद जुड़ा। द क्वेश्चन बेस्ड असेसमेंट एप्लीकेशन रेदर देन द सिंपल रिकॉल। तो बजाय के पहले वाला तो गलत होता है, दूसरा वाला सही होता है। बजाय के पहले वाला जो क्वेश्चन होता है ना गलत होता है, दूसरा वाला आप सही होता है। इस पे हमें विचार चले, यानी अनुप्रयोग का बेहतर आकलन कैसे होता है, पहला दिया है वाष्पीकरण क्या है, हो सकता है वाष्पीकरण की डिफिनीशन दे दिए, परिभाषा दीजिए। किसी चीज की जब हम परिभाषा देते हैं ना वो फिक्स होता है, जिसने परिभाषा दिया है वो लिमिटेड है, फिक्स है। इसलिए परिभाषा क्या हो गई, हवा के दिनों में गीले कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं, ये सही हो सकता है। वाष्पीकरण क्या है, ये भी एक फिक्स है। वाष्पीकरण की परिभाषा लिखो, ये भी गलत है। इसका एक ही सही है कि गीले कपड़े जो है तेज हवा चलती क्यों सूखते, तो क्या कारण है, अब उसको लॉजिक दीजिए, तर्क दीजिए। तो इस तरह से आप सीडीपी पढ़ सकते हैं। देखो 20 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन का लेवल बनाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन जो है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। रीजनिंग बेस्ड का मतलब आपको लॉजिक लगेगा, तर्क लगेगा तब क्वेश्चन। 3 लेवल का सवाल इसमें हमने बनाया है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए। अगर इतना भी कर लिए तो मैक्सिमम सवाल आपको इसी से फंसेंगे, इसी तर्क पर फंसेंगे, इसी लॉजिक पर फंसेंगे। तो अब आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। करा है, एक शिक्षक देखता है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थी एक परीक्षा में अलग अलग प्रदर्शन, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि अलग है। पृष्ठभूमि का मतलब क्या समझते हैं आप, कोई अमीर और गरीब से नहीं। पृष्ठभूमि का मतलब यह होता है सोचते, थिंकिंग पावर से। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा बहुत स्लो सीखता है। तो इसको हम कहते हैं पृष्ठभूमि। एक नया वर्ड है ये पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले क्या जानना चाहिए, एक शिक्षक को इसके लिए क्या जानना चाहिए, क्या परीक्षा में सांस्कृतिक या भाषाई पक्षपात है, हो भी सकता है। अगला देख लेते हैं, कौन से विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान, यहाँ केवल बुद्धिमान की बात कर रहा है और यहाँ पर क्या है अलग अलग प्रदर्शन हो रहा है। सब बुद्धिमान रहेंगे तो प्रदर्शन तो अलग अलग नहीं हो पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कमजोर विद्यार्थी को हटा देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। गृह कार्य दे देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। एक ही शब्द है क्या कि जो परीक्षा में है वो सांस्कृतिक या भाषाई पक्षपात है क्या, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जिससे बालक को समझ में नहीं आता ये भाषाई पक्षपात है। कोई बच्चा हिंदी में जानता है, उसको इंग्लिश में क्वेश्चन दे दिया, नहीं जानता। अगर हिंदी इंग्लिश जानता है, कोई ऐसा आया कि उर्दू में क्वेश्चन दे दिया, ये पकड़ पाएगा बालक। तो यहाँ पे अलग अलग प्रदर्शन करने का यही मेन कारण है कि या तो भाषाई पक्षपात हुआ हो, बच्चे को भाषा समझ में नहीं आ रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आंसर कैसे देगा, अलग अलग देगा। इसका ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ पे देखते हैं 22। कह रहा है एक बच्चा बार बार गलत रणनीति अपना, एक बच्चा है जो बार बार गलत रणनीतियों अपना रहा है, ठीक है, लेकिन संयोग से सही उत्तर प्राप्त कर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है रणनीति अलग अपना रहे हैं लेकिन आंसर सही आ जाता है, ये तुक्के की बात होता है, वैसे नहीं होता है। आकलन कैसे करना चाहिए, ठीक है ना। अब जो है केवल अंतिम उत्तर, देखो पहले केवल की ही बात है, इस यहां से हटा दो, केवल अंतिम उत्तर की बात हो, केवल प्रारंभिक उत्तर। रणनीति और अवधारणा समझ की जांच करना हो सकता है सही, बिना चर्चा शून्य कर देना, बिना चर्चा, देखो यहाँ बिना चर्चा करना और वो शून्य अंक देना ये भी गलत है, और उसे अनदेखी कर देना ये भी गलत है। इसका ऑप्शन आएगा नीतियां और अवधारणाओं की समझ की
जांच कर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 23 आ गया। एक शिक्षक सहपाठी आकलन का प्रयोग कर। सहपाठी मतलब पीयर लर्निंग। देखो यहाँ पर पीयर असेसमेंट, जहां पर पीयर आता है सहपाठी आता है। सहपाठी का मतलब होता है साथ में पढ़ने वाला। साथ में पढ़ने वाला बच्चा है तो इनफॉर्मल बहुत सारी चीजों को सीख जाता है। फॉर्मल तो जो है उसके पेरेंट्स माँ बाप सभी सिखाते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल की बात होती है, इनफॉर्मल जो सीखता है वो किससे सीखता है? अपने पीयर से सीखता है, सहपाठियों के द्वारा सीखता है। ठीक है। शैक्षणिक रूप से उपयोग बनाने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? कंडीशन है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा करना। विद्यार्थी में ही प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कर देना। ठीक है। स्पष्ट मानदंड एवं रचनात्मक प्रतिक्रिया करना हो सकता है। विद्यार्थी मनमाने अंक दें। अंक देने की बात करता है। यहां पर केवल की बात हो गया, प्रतिस्पर्धा की बात गलत हो गया। कौन आएगा? रचनात्मक प्रतिक्रिया, कंस्ट्रक्टिव जो है फीडबैक जो आएगा वो सही होगा। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमेशा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो होता है, एक विद्यार्थी परीक्षा में कमजोर प्रदर्शन कर, यानी परफॉर्मेंस उसका बहुत कमजोर। ठीक है ना। इसके बाद जो है लेकिन चर्चा के दौरान उत्कृष्ट समझ प्रदर्शित करता है। लेकिन जब चर्चा करता है तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी है। सबसे उचित निष्कर्ष क्या है? ठीक है। सबसे उचित जो निष्कर्ष होगा क्या होगा? विद्यार्थी बुद्धिमत्ता का अभाव है। अभाव है वो गलत है। अभाव माने होता है कमी। बच्चे में बुद्धि की कमी है, ये गलत। क्योंकि हर बच्चे की सीखने की कैपेसिटी पाई जाती है, लेकिन जिस वातावरण में वो रहता है वैसा ही वो सीखता है। उसके वातावरण का इफेक्ट पड़ा हुआ है। एक परीक्षा विद्यार्थी की क्षमताओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है, वो भी सकता है। चर्चा को महत्व नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। परीक्षा अंक हमेशा अंतिम होता है, ये भी गलत है गया। ठीक है। कमजोर प्रदर्शन का कारण क्या है? एक परीक्षा विद्यार्थी की क्षमताओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। एक परीक्षा से, एक एग्जाम से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का, किसी भी लर्नर का हम जो है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कह सकते। रिप्रेजेंटेशन केवल एक एग्जाम के द्वारा हम नहीं ले सकते। इसके लिए बिहेवियर और जो है उसके इंटरव्यू तक की देखना चाहिए। इसका ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन यहाँ है, आंसर नीचे होगा। एक शिक्षार्थी से केवल उत्तर बताने के बजाय यह समझाने को कहता है कि उन्होंने यह उत्तर क्यों। एक विद्यार्थी है, उसे केवल उत्तर देने के बजाय, देखो यहाँ सब बजाय आया, वह समझाने को कहता है और उन्हें यह उत्तर क्यों आया। कह रहा है उत्तर देने के बजाय आप हमें समझा दो कि यह कैसे आया। बस यही काम करता हूं। देखो यह मुख्यतः किसका आकलन करता है? देखो लॉजिक है, तर्क है, रीजनिंग है। लिखावट की नहीं होगा, स्पीड की नहीं होगा, मेमोरी की नहीं होगा। ये किसका होगा? रीजनिंग का होगा। जब आप एक्सप्लेन करके बताएंगे तो रीजनिंग देगा, तर्क देगा, लॉजिक देगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर आ गया यहाँ पे 20। कर रहा है आकलन के दौरान शिक्षक विशेष अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी को अतिरिक्त समय देता है। सही बात है। जो स्पेशल चाइल्ड हैं उन्हें अधिक समय दिया जाता है। आप सीटेट में भी देखेंगे जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनको 2.5 घंटे की जगह 3 घंटे का समय दिया जाता है। एक्स्ट्रा समय दिया जाता है क्योंकि वो डिसेबल बालक है। ऐसा नहीं करेंगे तो यह
मानक सही नहीं होगा, सबको समानता के अवसर का उल्लंघन करता है। अतिरिक्त समय देते हैं, इसमें सबसे उचित रूप से क्या माना जाता है? अनुचित लाभ, उचित अनुकूल। अनुचित लाभ, लाभ भी है कैसा है? अनुचित है, गलत होगा। उचित अनुकूलन, एकोमोडेशन, उचित रूप से उसमें एकोमोडेशन हो गया है, अनुकूलन हो गया है, वो सही होगा। अधिगम मानक को कम करना, जो स्टैंडर्ड मानक है उसको कम कर देना, हम पक्षपात कर रहे हैं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे होगा एकोमोडेशन, ये प्याजे के अनुसार है, प्याजे की थ्योरी है, एकोमोडेशन है, एसिमुलेशन है, ठीक है। जब अपनी स्कीमा में नए ज्ञान को जोड़ता है तो क्या होता है? एकोमोडेशन होता है, अनुकूलन होता है, एडॉप्टेशन करेगा। ये हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षक जानना चाहता है कि विद्यार्थी किसी अवधारणा को नई परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं या नहीं। जो हमारा नया कंसेप्ट है वो नई परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं नहीं। कौन सा कार्य सबसे, जो कंसेप्ट है वो नई परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं कि नहीं। जो हमने कंसेप्ट बताया, जो वहां सवाल पूछा, सवाल में नई परिस्थितियां हैं आपके साथ, तो क्या आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे? परिभाषा को रिपीट करवा देंगे, उदाहरण की नकल कॉपी करवा देंगे नहीं। अपरिचित समस्या पर अवधारणा लागू करना ये सही है, शब्द को याद करवा देंगे, ये भी बात गलत। तो यहाँ पे अवधारणा को लागू करवा देंगे, इंप्लीमेंट करवा देंगे, ये सही हो। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे एक विद्यार्थी कहता है कि मेरा उत्तर गलत हुआ क्योंकि मैंने अपनी धारणा की जांच नहीं। क्या कथन दर्शाता है? एक बच्चा कहता है कि मेरा उत्तर गलत है क्योंकि मैंने अपने कंसेप्ट का रिवीजन नहीं किया, अपनी धारणा की जांच नहीं किया। ये क्या है? मेटा कॉग्निटिव है। देखो, रट करके याद कर लेना, गलत। बाह्य अभिप्रेरणा सही होता है। इमिटेशन मतलब भी होता है नकल करना, ये भी होता है नकल करना, इमिटेशन, गलत हो जाएगा। अभिप्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, दो होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बालक को सिखाते हैं, ये अपनी जगह सही है। मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस, मेटा कॉग्निटिव जागरूकता, ये होगा मेटा कॉग, मैंने अपनी जांच नहीं की, यानी हमने मेटा कॉग्निटिव की बात। जिस ऑप्शन में मेटा कॉग्निटिव आएगा वो ऑप्शन हमेशा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। एक शिक्षक पाता है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने अवधारणात्मक प्रश्न में एक ही गलत विकल्प चुना। जो विद्यार्थी हैं अवधारणात्मक वाले प्रश्न में एक ही गलत ऑप्शन चुना है, यानी जो गलती है वो सभी ने चुना हुआ है। सबसे उचित व्याख्या कौन करता है? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। विद्यार्थी लापरवाह है, ये तो गलत है क्योंकि वह प्रश्न को चुन रहा है, लापरवाह तो है नहीं। कोई सामान्य भ्रांति हो सकती है जिस पर शिक्षण ध्यान आवश्यक। कोई ऐसी भ्रामक चीजें हैं, कोई ऐसी भ्रांतियां हैं जो बच्चे, सभी बच्चों को एक ही जैसा लगता है, इसलिए उसका आंसर वही आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन आपको बी आया। उसे दंडित कर देना चाहिए, नहीं होता। प्रश्न को हटा देना चाहिए, नहीं। चैलेंज को हमेशा, चुनौतियों को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और चुनौतियों से लड़ना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रश्न को हटाना कोई बात नहीं हुआ, का ऑप्शन जो आएगा बी आएगा। क्वेश्चन जो है आपको लास्ट है और कंसेप्ट भी आपके सारे खत्म हो गए। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा आकलन दृष्टिकोण विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण, हमेशा विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण में सबसे अधिक कौन सा ऐसा है जो कि विद्यार्थी केंद्रित अनुरूप होना चाहिए, उसी के अनुरूप होना चाहिए।
शिक्षक अकेले सब कुछ तय करेगा, गलत, ये तो डिक्टेटर हो जाएगा। जब सब कुछ टीचर ही कर रहा है तो क्या होगा, डिक्टेटर होगा, तानाशाह होगा। निरंतर प्रतिक्रिया या स्वचिंतन प्रमाण के अनेक रूप हो सकते हैं, सही है, केवल है, गलत है। विद्यार्थियों को उच्च निम्न रैंक दे देना, किसी को ज्यादा रैंक देना, किसी को कम रैंक देना, यह भी गलत। तो 30 क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारे कंसेप्ट समझाया गया, और यही कंसेप्ट आप अगर समझें तो आप निश्चित ही सीटेट पास हो जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको सीटेट फेल करे। तो आपको सीटेट पास होने के लिए आप जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।